नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का 8 की फाइट में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और आज का मुद्दा 8 की फाइट का खत्म हुआ बैन, विपक्ष बेचैन। आरएसएस पर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर बैन हटा दिया गया है। सरकारी कर्मचारी अब आरएसएस के कार्यक्रम में, शाखाओं में शामिल हो सकते हैं। सवाल 3 रहेंगे महत्वपूर्ण, इसके अलावा भी बात होगी। तीसरे सवाल की बात करें तो संघ की नाराजगी दूर करने की कोशिश। तो केंद्रीय कर्मचारी संघ के कार्यक्रमों में शामिल हो सकेंगे। जी हां, केंद्र सरकार ने 58 साल पुराने आदेश को पलट दिया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी करते हुए सरकारी कर्मचारियों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रमों में शामिल होने पर लगा प्रतिबंध हटा दिया। केंद्र सरकार ने 1966, 1970 और 1980 में तत्कालीन केंद्र सरकारों द्वारा जारी उन आदेशों में संशोधन किया है जिनमें सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की शाखाओं और उसकी अन्य गतिविधियों में शामिल होने पर रोक लगाई गई थी। अब आरएसएस ने मोदी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। कांग्रेस समेत कई दलों ने सवाल उठाए हैं। चर्चा आज इसी पर होगी। पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं। केंद्र का नया ऑर्डर, संघ में जा सकेंगे सरकारी वर्कर। अट्ठावन साल पुराना प्रतिबंध हटा, फैसले का संघ ने किया स्वागत। वर्तमान के शासन ने आज उस पाबंदी को जो हटाया है, ये निर्णय समुचित है और भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को ये निर्णय पुष्ट करेगा। विपक्ष ने सवाल उठाए, खत्म हुआ बैन, विपक्षी बेचैन। मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हैं, पहले उनका स्वागत करते हैं। आगे चलकर जैसे मेहमान जुड़ेंगे उनका भी स्वागत करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत तान्या गडकरी जी, संघ विचारक हैं। निरंजन पोद्दार साहब, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तान्या जी, पहला सवाल आप ही से करना चाहूंगा। यह उल्लेख किया गया है 3 सालों का, 1966, 1970, 1980, जो आज आदेश जारी किया गया कि उस वक्त जो बैन लगा था, जो रोक लगी थी संघ के कार्यक्रमों में, संघ की शाखाओं में शामिल होने का, वो अब संघ का नाम उससे हटा दिया जाए, संघ का उल्लेख हटा दिया जाए। समझाइए जरा, तत्कालीन सरकारों की तरफ से यह फैसला किन परिस्थिति में लिया गया था? क्या उसके पीछे राजनीतिक कारण भी थे? और आज उस बैन को जो हटाया गया, क्या इसके पीछे सांस्कृतिक, राष्ट्रवादी या राजनीतिक कारण है? क्या वजह है? देखिए, ये जो एक फैसला है, ये मुझे लगता है कि बहुत विलंब से आया है, लेकिन बहुत अच्छा फैसला है। इसका स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि देशभक्ति कोई अपराध नहीं है, राष्ट्र की बात करना अपराध नहीं है, राष्ट्र की अखंडता की बात करना, उसके लिए काम करना अपराध नहीं है। जब आपदाएं आती है, जब सारे सिस्टम फेल हो जाते हैं, तब लोगों की मदद करना कोई अपराध नहीं है। और इस प्रकार से यदि ऐसा संगठन जो राष्ट्र से जुड़ा हुआ है, उससे यदि कोई सरकारी सेवा का कर्मचारी जुड़ता है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। पूर्ववर्ती सरकारों ने निश्चित रूप से अपने अपने राजनीतिक विचारधारा के अनुसार जो है निर्णय लिया होगा, लेकिन अब और जब हम इन सालों की बात करते हैं, जब 1948 में रोक लगी थी, उस वक्त आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया गया था महात्मा गांधी की एसेसिनेशन के लेकिन संघ एक ऐसा दूसरी बात है, मैं समझना चाह रहा हूं, क्योंकि आप संघ के विचारक हैं, थोड़ा समझाइए इसको विस्तार से। उस दौरान प्रतिबंध लगाया गया था, और यह प्रतिबंध लगाया था लौह पुरुष सरदार पटेल की तरफ से। 1966 में गौ रक्षा आंदोलन को लेकर, गौ रक्षा को लेकर आंदोलन चल रहा था, उस दौरान भी यह प्रतिबंध लगा दिया गया था कि संघ की शाखाओं में और बाकी चीजों में शामिल नहीं हो पाएंगे। 1992 में जब दंगे हुए उस दौरान भी रोक लगाई गई थी। तो उस दौरान ऐसी क्या वजह थी कि अपनी सफाई नहीं दे पाया? ऐसी क्या कारण था कि यह आधार बनाकर
इस संगठन पर, संघ पर बैन लगा दिया गया था। तानिया जी देखिए, सरदार पटेल का बार बार नाम लेकर जो हमला किया जाता है संघ पर, मुझे लगता है कि उनका कार्य था कि किसी पर कुछ आरोप लगे हैं यदि संगठन पर तो उसकी जांच की जाए, उसके लिए प्रतिबंध लगा था। और जब साक्ष्य नहीं मिले, जब हमारी न्यायपालिका ने भी संघ को दोषी नहीं माना, जब सरदार पटेल ने अपने जो पूरा तंत्र है उसके आधार पर संघ को दोषी नहीं मानकर प्रतिबंध हटाया। और गौ रक्षा की बात करना क्या गलत है? आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि 1962 में जब भारत चीन का युद्ध हुआ था संघ की भूमिका के बाद, 1963 की गणतंत्र दिवस की परेड में संघ के स्वयंसेवकों ने भाग लिया था। और हमारे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी और सभी जो हैं बड़े बड़े विचारक, वो भी संघ से जुड़े रहे हैं। जिन्होंने प्रतिबंध लगाया इंदिरा गांधी जी, वो स्वयं विवेकानंद शिला स्मारक के कार्यक्रमों में 1977 में गई थी। तो यदि संघ इतना खतरनाक संगठन था तो इंदिरा गांधी जी वहां क्यों गई थी? यदि संघ इतना खतरनाक संगठन था तो नेहरू जी के प्रधानमंत्री रहते हुए संघ के स्वयंसेवकों को गणतंत्र दिवस की परेड में क्यों आमंत्रित किया गया? आपने तानिया जी एक बात बड़ी रोचक ये कही कि ये बड़ा अच्छा फैसला है लेकिन देर से लिया गया है। भाई 1966 में रोक लगी, उसके बाद 99 से लेकर 2004 तक वाजपेयी जी की सरकार थी, एनडीए की सरकार थी, बीजेपी भी थी उसमें। 2014, 2019 और अब फिर से 2024 में ये सरकार बनी है। तो ये मैंने आपसे पहले भी सवाल किया था, अभी ये फैसला लेना, इसके राजनीतिक मायने हैं, सांस्कृतिक मतलब है, या राष्ट्रवाद से इसका कुछ लेना देना है? देखिए, ऐसा कहा जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि कई बार कई चीजें बस रह जाती हैं। तो जैसे वाजपेयी जी के काल में भी हमारा देश इतनी बड़ी बड़ी चुनौतियों से जूझ रहा था, कारगिल इत्यादि हमने सब देखा, अभी विजय दिवस भी आएगा। तो इन सब के बीच संगठन तो कार्य कर ही रहा था, संगठन पर प्रतिबंध नहीं था। हो सकता है कि ऐसे किसी माहौल में कोई मांग ना आई हो या ध्यान ना आया हो। मुझे नहीं लगता इसका कोई बहुत राजनीतिक मतलब निकाला जाना चाहिए, बल्कि मुझे लगता है कि देर से ध्यान आया, लेकिन ध्यान तो आया। चलिए, मेरे साथ राजेंद्र आर्य साहब जुड़ चुके हैं। राजेंद्र आर्य जी, राजनीतिक मायने नहीं निकाले जाने चाहिए, संघ विचारक तानिया गडकरी जी का ये कहना है, और ये देर से लिया गया एक बहुत अच्छा फैसला है। देखिए, 1966 के अंदर संघ पे प्रतिबंध था, लगातार था, और उससे पहले 4 फरवरी 1948 को तत्कालीन जो हमारे गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने भी संघ पे प्रतिबंध लगाया था। और उन्होंने प्रतिबंध लगाते हुए बहुत सारी बातें कही थी संघ के बारे में कि जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तो संघ परिवार के लोग जश्न मना रहे थे, ठीक है। और उन्होंने ऐसा माहौल, गांधी जी के विरोध में ऐसा माहौल क्रिएट किया कि जिसको लेकर उनकी हत्या हुई। और पटेल ने कहा कि संघ की गतिविधियां सरकार और राज्य के अस्तित्व के लिए जोखिम भरा था उस वक्त, और एक बड़े अल्पसंख्यक वर्ग के लिए जो संघ की नफरत है वो वास्तव में अपने आप में एक चिंताजनक है, क्योंकि देश सेकुलर राष्ट्र है और सभी को बराबर रहने का हक है, सबको समानता का अधिकार है। और संघ का जो आरक्षण और संविधान और खासकर हमारे लोकतंत्र को लेकर संघ की समझ हमने शुरू से देखी। जैसे इनके दूसरे सर संचालक थे MS गोलवलकर, उनका संघ का जो दर्शन इन्होंने दिया था, जो हमारे लोकतंत्र के लिए भी उस वक्त बिल्कुल अनुकूल नहीं था, ना ही हमारे संविधान के पक्ष में था, और ना ही आरक्षण की जो अवधारणा थी। और लगातार हमने देखा कि संघ के तमाम जो संघ से, अब तो संघ तो डायरेक्ट ही तानिया जी जब ने बताया, जब राजेंद्र जी आप जुड़े नहीं थे इस चर्चा में, उन्होंने कहा कि संघ के कार्यकर्ता स्वयंसेवी राष्ट्रीय आपदा जब आती है, अलग अलग तरह की जब समस्याएं, बाढ़ की हो, भूकंप की हो, इस तरह के कार्यक्रम में जब सब पिछड़ जाते हैं, कोरोना की भी बात आती है, तो संघ के ये कार्यकर्ता, संघ के स्वयंसेवी उतरते हैं, सड़क पर काम करते हैं। तो आप इस नजरिए की अगर बात जो आप कह रहे हैं, आपको ये पहलू भी समझना होगा। देखिए रविंदर जी, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा कि जिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अपने मुख्यालय के ऊपर तिरंगा झंडा फहराने में 52 साल लगे, उस संघ के बारे में आप ऐसी बातें कह रहे हैं। और एक मान लो कोई भी अगर इस देश का नागरिक है तो किसी भी आपदा के अंदर उस नागरिक का कर्तव्य होता है, लेकिन उनके द्वारा किए गए जो समय समय पर जो किए गई घटनाएं थी उनको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। फिर मैं आपको कहना चाहता हूं कि यह देश के अंदर जो हमारी नौकरशाही है या हमारा कर्मचारी वर्ग है वो संविधान से गवर्न होता है, किसी विचारधारा विशेष से नहीं। मैं बिल्कुल आपने जो सवाल उठाया इसी पर मैं चर्चा करता हूं, सवाल उठाता हूं। लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी से हैं। लक्ष्मीकांत जी,
सरकार संविधान से चलती है, विचारधारा से नहीं चलती है। जरा ये बताएं कि सरकार को आज ये फैसला लेने की क्या जरूरत पड़ी, इसका क्या उद्देश्य है, और अब अगर ये छूट दे दी गई है या फिर सरकारी कर्मचारी संघ के कार्यक्रमों में, संघ की शाखाओं में शामिल हो सकेंगे, तो इससे सरकारी कामकाज कैसे बेहतर होगा? देखिए रविंद्र जी, दोनों बातें अलग अलग हैं कि कामकाज को लेकर और संघ पे लगे बैन को लेकर दोनों बातें अलग अलग हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता यहां बोल रहे थे, आपने भी सवाल किया कि संवैधानिक कैसे था। सब गैर संवैधानिक काम तो कांग्रेस पार्टी ने किया था कि एक सामाजिक संगठन जिसको अधिकार मिला है देश के संविधान से कि वो उसके साथ कोई भी व्यक्ति जुड़ सकता है, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। संविधान ने उनको अधिकार दिया है किसी भी व्यक्ति को, किसी भी नागरिक को, कि जो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है उस जो किसी भी सामाजिक संगठन में वो जा आ सकता है। यह अधिकार किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो चाहे ना हो, संविधान उसको देता है। उस अधिकार को छीनने का काम, गैर संवैधानिक काम कांग्रेस पार्टी ने किया था, जिसके ऊपर से आज प्रतिबंध हटाया गया है। और देखिए, कांग्रेस पार्टी की संघ को लेकर जो नाराजगी है या कांग्रेस पार्टी की जो संघ को लेकर सोच है, उसके पीछे कई सारे कारण हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा ऐसे लोगों के खिलाफ ही होती है जो राष्ट्रवादी होते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ ही होती है जो भारत भक्त होते हैं। कांग्रेस पार्टी की सोच उन लोगों के खिलाफ हमेशा ही होती है जो भारत से प्रेम करते हैं। कांग्रेस पार्टी को जो लोग अच्छे लगते हैं वो देखते हैं, पूरी दुनिया देखती है कि किस तरह के लोग कांग्रेस पार्टी को पसंद है और किस तरह के लोगों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी रहती है। तो जो इतने सालों तक संघ जैसे राष्ट्रवादी संगठन के ऊपर प्रतिबंध लगाया रखा कांग्रेस पार्टी ने, मुझे लगता है, बीच में मत बोलिए, हत्या पे जश्न मनाने वाले कैसे राष्ट्रवादी हो गए, आरक्षण का विरोध करने वाले कैसे राष्ट्रवादी हो गए, संविधान का विरोध करने वाले कैसे राष्ट्रवादी हो गए, लोकतंत्र का विरोध करने वाले कैसे राष्ट्रवादी हो गए? आप बताइए ना, आप बताइए ना। ऐसे बोलेंगे तो आवाज नहीं आएगी किसी की भी, कोई नहीं समझ पाएगा। राजेंद्र जी, लक्ष्मीकांत जी, तान्या जी, ऐसे बोलेंगे तो कोई नहीं समझ पाएगा। मेरा दूसरे सवाल का जवाब चाहिए लक्ष्मीकांत जी मेरे को, कि सरकारी कामकाज पर कैसे इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा? कांग्रेस पार्टी का सारे राजनीतिक दलों को आतंकवादियों के साथ कैसे दिखते, सारे राजनीतिक दलों को परमिशन, आतंकवादियों के साथ कैसे दिख रहे हो, आतंकवादियों के। अब अगर आप ऐसे लड़ेंगे आपस में, फिर मेरे को निरंजन जी के पास जाना पड़ेगा। प्लीज, मैं चाहूंगा आप दोनों शांत हो जाएं। संघ के फैसले मानते हैं, डायरेक्टली राजनीति में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाते हैं। संघ राजनीति में डायरेक्टली इन्वॉल्व है क्योंकि संघ अराजकता के खिलाफ, इसलिए कांग्रेस बौखला। निरंजन जी के पास चलता हूं। निरंजन जी, राजेंद्र आर्य जी का यह कहना कि संघ जो है अल्पसंख्यक वर्ग से नफरत करता है। रविंदर जी, मैं राजेंद्र आर्य बोल रहे थे तो मैं बीच में नहीं बोला। मेरे बोलेंगे तो बोलूंगा नहीं क्या? गांधी जी के हत्यारों का लिए अब देखिए, आप कितने समझदार हैं दोनों। मैं आप दोनों को समझता हूं कि आप, मैं अपेक्षा करता हूं आप दोनों से, मैं अपेक्षा करता हूं कि आप दोनों एक दूसरे के बीच में ना बोले। आ रहा हूं निरंजन जी। लक्ष्मीकांत जी, पहले आप ये बता दीजिए कि एक बात बता दीजिए कि सरकारी कर्मचारियों के जो एफिशिएंसी है, जो उनके काम की योग्यता है, उस पर कैसे असर दिखाई देगा? सरकारी कामकाज कैसे बेहतर होगा इससे? निश्चित रूप से संघ एक राष्ट्रवादी संगठन है। कोई भी व्यक्ति उससे जुड़ता है तो उसके व्यक्तित्व का विकास होता है, उसको अच्छी बातें वहां सीखने को मिलती है। इसमें बुराई क्या है? संघ, राष्ट्रीय स्वयं संघ ने जिस दिन से इस देश में बना है तब से लेकर आज तक लगभग 100 वर्षों में उसका अपना एक इतिहास है देशभक्ति का, उसका अपना एक इतिहास है देश के लोगों की सेवा करने का। ऐसे राष्ट्रवादी संगठन के ऊपर कांग्रेस पार्टी केवल और केवल इसलिए बोलती है कि गाये बजाए देश के आतंकवादियों के साथ। लेकिन अभी राजेंद्र जी ने बोला कि संघ की विचारधारा में अल्पसंख्यकों से नफरत करना है। राजेंद्र जी तो कुछ भी बोल सकते हैं। राजेंद्र जी इसलिए बोल सकते हैं, राजेंद्र जी इसलिए बोल सकते हैं। अरे आप आतंकवादियों के साथ खड़े रहते हो। आतंकवादी यासीन मलिक के साथ कैसे प्रधानमंत्री खड़ा था आपका? यासीन मलिक के साथ कैसे खड़ा था? यासीन मलिक के साथ कैसे खड़ा था? यासीन मलिक के साथ कैसे खड़ा हो? बताओ, यासीन मलिक के साथ कैसे खड़े होते हो? यासीन मलिक के साथ कैसे खड़े होते हो? अरे आतंकवादियों के साथ खड़े होने वाली पार्टी, आतंकवादियों के साथ खड़े होने वाली पार्टी को छोड़ दीजिएगा। सारे सबको बुरा लगेगा ही। जो आतंकवादियों के साथ खड़े रहते हैं उनको संघ बुरा लगेगा। ठीक है, जो आतंकवादियों के साथ खड़े हैं उनको संघ बुरा लगेगा। अब मैं जा रहा हूं निरंजन पोद्दार जी के पास। निरंजन पोद्दार जी, अब थोड़ा इसको डिबेट को और ओपन करते हैं। एक तरफ कांग्रेस सेवा दल एक इकाई होती थी जो शने शने धीरे धीरे पता नहीं कहां पीछे चली गई। दूसरी तरफ संघ की भूमिका को लेकर आज जो फैसला लिया गया, इन दोनों को आप किस तरह से देखते हैं? और आपसे खुलकर जानना चाहूंगा, क्या यह संघ को खुश करने के लिए किया गया है?
देखिए रविंद्र जी, अगर आप संघ की बात करें और सेवा दल की बात करें तो ये वैसा ही मूल्यांकन है जैसा सिल्वर, एल्यूमिनियम और चांदी के बीच में किया जा सकता है। क्योंकि जिस तरीके से संघ की व्याख्या, मैं सबसे पहले ये बात आपको बताऊंगा, संघ की व्याख्या वो लोग करते हैं जो कभी संघ के समीप नहीं गए, यानी कि जिन लोगों ने जो फल चखा नहीं, वो उस फल की व्याख्या करते हैं। ये फल खारा है, ये फल मीठा है, ये फल स्वाद है, ये शुद्ध दीपता, जिन्होंने जो उस फल के पास तक नहीं गए, पहली बात। दूसरी बात, जो आप संघ की बात कर रहे हैं कि वास्तविकता ये है कि जो अभी आपने एक सवाल किया था कि संघ अल्पसंख्यकों से घृणा करता है, देखिए हिंदुस्तान का हर आदमी संघ में नहीं है, जो संघ में जाते हैं वही ऐसी बातें बोलते हैं, और पूरा हिंदुस्तान निरंजन जी को बोलने दीजिएगा, एक मिनट निरंजन जी को बोलने दीजिएगा, एक मिनट। पहले हाँ या ना में जवाब मैं एक बार ले रहा हूं। लक्ष्मीकांत जी पहले हाँ या ना में बताइएगा। ये मैंडेटरी तो नहीं है, ये मैंडेटरी तो नहीं है कि हर एक सरकारी कर्मचारी को जाना है? ये मैंडेटरी है क्या? मैंडेटरी है या नहीं है, पहले बताइए लक्ष्मीकांत जी। मैंडेटरी है ये रविंद्र जी? नहीं, मैं ये ठीक है। अब मैं जो सवाल का जवाब ले रहा था वो मैं लूंगा, यानी जिसकी मर्जी वो जाए, लेकिन इससे जो व्यक्ति जाता है तो उसकी विचारधारा एक तरह से एक विचारधारा के प्रति वो आकर्षित होता हुआ दिखाई देगा, और दूसरी तरफ दूसरी जो विचारधारा है वो इसको लेकर सवाल खड़े कर सकती है। और अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा जी निरंजन जी। देखिए रविंद्र जी, निरंजन जी, इस देश में लाखों सामाजिक संगठन है। उन सामाजिक संगठनों में जाने पर किसी को प्रतिबंध नहीं है। आप ब्राह्मण महासभा बनाते हैं, उसमें सरकारी कर्मचारी जा सकता है। आप राजपूत सभा बना सकते हैं, उसमें सरकारी कर्मचारी जा सकता है। और कोई निरंजन जी की आवाज दीजिएगा एक बार। निरंजन जी बोलिए। तो क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जाने? देखिए रविंद्र जी, आपने कहा कि क्या करता हूं। लक्ष्मीकांत जी एक मिनट, थोड़ा सा शांति। हाँ, आप कह रहे हो संघ अल्पसंख्यकों से नफरत करता है। देखिए, मैं आपको निश्चित रूप से बताऊं, संघ उन लोगों से नफरत करता है कि जो भारत के टुकड़े करना चाहते हैं। संघ उस हर व्यक्ति को अपने अंदर समाहित करता है जो व्यक्ति मां भारती के लिए सर्वस्व समर्पण करने के लिए तैयार हो। संघ उस आदमी को यह समझता है कि ये मेरा बंधुत्व है, ये मेरे बीच का व्यक्ति है। मैं आपको सीधी बात बताऊं, संघ का एक ही मंत्र है कि हाँ, तेरा वैभव अमर रहे, मां हम दिन चार रहे ना रहे। इसके अलावा संघ की और कोई विचारधारा मकसद क्या लगता है आपको निरंजन जी? मकसद क्या लगता है इसका? नहीं, मकसद कुछ भी हो, लेकिन रविंद्र जी मेरा यह मानना है कि निरंजन जी, अब आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपको विश्लेषण तो करना पड़ेगा कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, हो सकता है ये भी हो जाए। मैं बता रहा हूं आपको। आप मुझे एक बात बताइए, देश का राष्ट्रपति संघ के कार्यक्रमों में जा सकता है, प्रधानमंत्री संघ के कार्यक्रमों में जा सकता है, मंत्री। राजेंद्र जी दे जवाब दीजिए। राजेंद्र जी, देखिए रविंद्र जी, मैं आपको सिर्फ ये जिन अल्पसंख्यकों के बारे में गलत बात बोल रहे हैं ना, मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी 4 शौर्य चक्र मिले थे, उनमें से 3 मुसलमानों को मिले, तो किसके राष्ट्रपति के सब कर रहे हैं? आपको पता नहीं है निरंजन जी, आपको पता नहीं है। आप जिस तरह की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान के किसी भी वर्ग के ऊपर आपको ठेका नहीं दिया कि आप सर्टिफिकेट बांटोगे। इसलिए इस देश का हर आदमी देशभक्त है, और ये सिर्फ मेरी आवाज लीजिए, तीनों मेहमानों को रखिएगा। तानिया जी, एनडीए की सरकार है, एनडीए के बाकी दलों को भी ये स्वीकार है? तानिया जी, आपका जवाब आ रहा है। तो इसका जवाब ये है कि जयप्रकाश नारायण लोकनायक, जिनकी विचारधारा से कई दल निकले, वो कहते हैं नए भारत के निर्माण की चुनौती को स्वीकार किए हुए क्रांतिकारी संगठन आरएसएस से मुझे बहुत आशा है। आप में ऊर्जा है, निष्ठा है, और आप राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं। महान गांधीवादी विनोबा भावे कहते हैं, मेरी आपको पूरी मदद मिलेगी। मैं आपका यानी संघ का असभ्य सभ्य हूं, यानी नियमित बैठक में नहीं जाने वाला अनियमित। तो जब गांधीवादी ऐसा कह रहे हैं, जब एक विचारधारा जिसे कई पार्टियां निकली वो कह रहे हैं, और उसके बाद समर्थन मिला हुआ है ना, आरक्षण की समीक्षा करने की बात कैसे कही? आरएसएस के जो मुख्य संचालक है, उन्होंने कैसे कहा था कि हम आरक्षण की समीक्षा करेंगे? कैसे कहा था उन्होंने कि हम आरक्षण की समीक्षा करेंगे? कैसे कहा था? कांग्रेस प्रवक्ता अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोट रहे हैं, और ये वो पार्टी है, कांग्रेस वो पार्टी है संसद में खड़े होकर भगवा आतंकवाद की थ्योरी करती है। कैसे राजनीतिक दल कांग्रेस वो पार्टी है जिसको 26/11 से पहले
आज की चर्चा हमारे इन पैनलिस्ट के जरिए जिस तरह से हो रही है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो आज फैसला लिया गया है इस तरह का फैसला लिया गया जिसमें बहस की बहुत ज्यादा संभावना है, जिसमें बहुत ज्यादा चर्चा की जा सकती है। और अब देखना यह होगा, जहां एक तरफ ओवैसी की तरफ से कहा गया कि ये देश की अखंडता को बांटने वाला है, वहीं मायावती ने भी इस पर सवाल खड़ा कर दिया है। और एनडीए के घटक दलों की तरफ से क्या कुछ बात निकलकर सामने आनी, विपक्ष सरकार के इस फैसले को लेकर कैसे अपनी बातों को आगे रखता है, और बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार इस फैसले पर कैसे अडिग रहती है, उस फैसले को कैसे सार्थक दिखाती है, यह देखना बेहद जरूरी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा सभी मेहमान, आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े। और फिलहाल आज 8 की 5 में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18।